स्टूडेंट्स, तो हम आज लेकर के आ गए हैं अपना एक नया सेशन। ठीक है, ये सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है और हमने जो है फर्स्ट यूनिट अभी ली है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट अभी हमने ली है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आज पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो हम पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे चलने से पहले आपको ये बताते चले कि हमारा जो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो दिया ही क्यों गया। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट आया ही क्यों। तो इसमें ये जो पोस्टुलेट है वो बेसिकली इसलिए दिया गया था क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत सारा जो है फॉर्मूला डेराइव करना था। ठीक है, उन फॉर्मूले को डेराइव करके क्वांटिटेटिव बेसिस पे हमको हमारे जो है एटम के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये पोस्टुलेट सबसे पहले दिए गए। ठीक है, इन पोस्टुलेट का यूज करेंगे, इनको जानेंगे और फिर इन्हीं की बेसिस पे कई सारे हमारे जो है फॉर्मूले निकल करके आते हैं जिससे हम जो है अपने जो हमारा जो एटम है या फिर पार्टिकल है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर का क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट हम देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पोस्टुलेट है ये पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन के लिए ही है। ठीक है, वन डायमेंशन पे ही ये जो है वैलिड होता है। हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, मतलब चाहे हम कोई मतलब अपने सिस्टम के रूप में या एज ए सिस्टम हम चाहे कोई एटम ले रहे हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टिकल हम ले रहे हैं तो उसको हमको क्या करना है, एक डायमेंशन के लिए कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट में पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये पोस्टुलेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन। मतलब इस पोस्टुलेट को हम तभी कंसीडर करेंगे कि जब हमारा सिस्टम ऐसा हो जो कि सिर्फ वन डायमेंशन में मूव करे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने जो लिया है इस वाले पोस्टुलेट में हमने जो यूज किया है वो एक्स कोऑर्डिनेट का यूज किया है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास ज़्यादा बड़ा हो गया, देखो हमें ये चीज़ पता है कि थ्री कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास होते हैं। ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये ऐसे। ठीक है, अब ये मान लो हमने x मान लिया, ये हमने y मान लिया और ये हमने z मान लिया। तो हमने इस x एक्सिस को कंसीडर करके चला है। ठीक है, इस x कोऑर्डिनेट को हमने लिया है इस पूरे पोस्टुलेट में। ठीक, आप चाहे y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस डायमेंशन क्या होनी चाहिए, वन ही होनी चाहिए। या तो सिर्फ x हो या तो सिर्फ y हो या तो सिर्फ z हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के हम फर्स्ट पोस्टुलेट पे चलेंगे कि इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है। इसमें ये बोल रहा है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट टाइम टी इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो साई है हमारा वो क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप मतलब अगर ये ना समझ में आए जो इसमें लिखा गया है, जैसे ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये जो साई है हमारा एक वेव फंक्शन है और ये वेव फंक्शन किसका है, एक्स और टी का वेव फंक्शन है। ठीक है, एक्स और टी का वेव फंक्शन है। अब देखो कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो हम लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, जब हम इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स और वाई, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है। उसी तरह से ये भी हमारा क्या है, वेव फंक्शन है, किसका, एक्स और टी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी सिस्टम की जो फिजिकल स्टेट है एट टाइम टी पे वो उसके वेव फंक्शन के थ्रू जो है डिस्क्राइब की जाती है। अब यहाँ पे एक टर्म आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो फिजिकल स्टेट जो होता है बेसिकली अगर हम इनवर्ड बोलें तो हम बोलते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम
इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट अ गिवन टाइम एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, द प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना टेम्परेचर लग रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं, वेव फंक्शन साई पे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि किसी भी टाइम टी पे हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम की फिजिकल स्टेट कैसी है वो हमको हमारा वेव फंक्शन बताता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और टी हमारा क्या है, यहाँ पर टाइम है। ठीक, तो ये चीज़ होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे सिस्टम का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, ये चीज़ हमको वेव फंक्शन हमारा बताता है। ठीक, दूसरा पॉस्टुलेट इसका क्या कहता है, दूसरा पॉस्टुलेट इसका बोलता है कि जो वेव फंक्शन हमारे पास साई दिया गया है, ठीक है, वेव फंक्शन साई जो हमारे पास दिया गया है, और इसके अगर हम फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लें, मतलब इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, ये चीज़ बोला गया है। अगर हम इसका फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लें तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, फाइनाइट होते हैं और सिंगल वैल्यूड होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो वेव फंक्शन साई है, वेव फंक्शन साई है वो हमारा कैसा होता है, नॉर्मलाइज्ड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया कि जो हमारा सेकंड पॉस्टुलेट है वो सेकंड पॉस्टुलेट हमको ये बताता है कि जो हमारा फंक्शन साई एक्स टी है उसको हम ले लें और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो आए उसको ले लें, फिर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें, जो आए उसको ले लें। तो ये जो तीनों चीज़ें होंगी ये बेसिकली क्या होंगी, कॉन्टिन्यूअस होंगी, फाइनाइट होंगी और सिंगल वैल्यूड होंगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि हमारा वेव फंक्शन साई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, फाइनाइट और उसके साथ ही साथ सिंगल वैल्यूड होते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस कहने का क्या मतलब है, फाइनाइट कहने का क्या मतलब है और सिंगल वैल्यूड कहने का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा बट मैं आपको एक बार समझाते चलती हूँ। देखो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हमने साई लिया है, ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में कोई भी फंक्शन, मान लो जैसे साइन फंक्शन होता है, साइन एक्स हमने इस तरह से ले लिया, तो अगर हम इनको कॉन्टिन्यूअस हमको दिखाना होता है तो इनका ग्राफ हम कैसे लेते हैं, देखो इनका जो ग्राफ हम लेते हैं वो हम थोड़ा सा इस मैनर में लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम ये जो ग्राफ है वो इस मैनर में ले रहे हैं, कहीं से भी हम देख रहे हैं कि कोई भी कट नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथली हमारा जो ग्राफ है वो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी जो साइन एक्स है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो वही चीज़ इसमें भी कहा गया कि जो वेव फंक्शन साई है हमारा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो अब कॉन्टिन्यूअस किस तरह के फंक्शन नहीं होंगे, मान लो अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे दिया हो, ऐसे, तो अब ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, स्मूथ कर्व इसका नहीं गया है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जबकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। फाइनाइट का क्या मतलब होता है कि उनकी दोनों इंड जो है वो फिक्स हो, मतलब उनकी जो फर्स्ट इंड है, फर्स्ट इंड पे इनकी जो वैल्यू है और लास्ट इंड पे जो इनकी वैल्यू है वो क्या हो, एक फिक्स्ड वैल्यू आए। ऐसा नहीं है कि अगर ये हमारा एक कोई ग्राफ है वो इधर से शुरू हो रहा है तो ये इधर कहीं ख़त्म ही ना हो। अगर ये ऐसे चलता जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इनफाइनाइट वेव फंक्शन है। बट अगर हम यहाँ पे बाउंड्री लगा दें इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बाउंड्री लगा दें इस तरह से, तो अब ये जो कर्व हमको मिलता है ये हमारा कैसा होता है, फाइनाइट होता है। तो वही चीज़ कहा गया कि फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, पहले तो कॉन्टिन्यूअस, अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और उसके साथ ही साथ ये कैसा है, फाइनाइट भी है। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या बोली गई कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारा वेव फंक्शन है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही मिलनी चाहिए। अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये है, ठीक, अब यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू आएगी ये, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो हर एक टाइम पे इसकी एक सिंगल वैल्यू ही हमको मिलने वाली है, ठीक है, हर टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन इसकी एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। तो वही चीज़ कहा गया कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब ये वैलिड है, अब सिंगल वैल्यूड कब नहीं होगा, तो इस तरह से मान लो अगर ग्राफ दिया है ऐसे वाला, तो जब यहाँ से हमें कोई लाइन खींचेंगे तो इसकी एक वैल्यू ये यहाँ पे मिलेगी, फिर एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, फिर एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, तो इसकी जो है मल्टीपल वैल्यू हमको जो है देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बोली गई कि हमारा वेव फंक्शन जो साई है वो हमारा इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, इसका सेकंड पोस्टुलेट। अब जब हम इसके थर्ड पोस्टुलेट पे चलते हैं, हाँ एक चीज़ यहाँ पे और भी थी, इसमें कहा गया था कि जो साई ऑफ xt है ये हमारा नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए। तो आपको आगे भी पढ़ाएंगे नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बार कि हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जब हम क्या करें कि हमारा मान लो जैसे हमने वो फंक्शन लिया, उस फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके और उसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। लिमिट क्या हमने लगा दिया, -∞ टू +∞, ठीक है, ये लिमिट लग गई। और अगर हमने इसको सॉल्व किया और वैल्यू हमारी 1 आ गई, यहाँ पे कुछ dx जिस भी डायरेक्शन की बात हो रही हो यहाँ पे लगा दो, तो अगर हमारी वैल्यू 1 आ गई तो हम कहते हैं कि जो वेव फंक्शन है हमारा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, मैंने एक जो है यहाँ पे नाम लिया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, तो अब इसे भी आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि आखिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया z = a + iv, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक। यहाँ पे हमारा z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लो ये a और जो ये b दिए रहते हैं ये दोनों के दोनों हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो i आपको दिख रहा है ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे इसका हम कहेंगे कि z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं और ये हमारा जहाँ पे प्लस है उसकी जगह पे माइनस हो जाता है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि जो z* दिख रहा है वो z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है साई फंक्शन भी होता है, ठीक, कि अगर ये यहाँ पे वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, ठीक। ये चीज़ होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसी तरह से हमने जो है वेव फंक्शन साई में बात की कि अगर हम जो है क्या करें कि हमारा कोई वेव फंक्शन है और हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो और -∞ टू +∞ लिमिट लगा दें, तो इनको जब हम सॉल्व करें और इनकी वैल्यू 1 आ जाए तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ये वेव फंक्शन दिया गया है ये हमारा एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, ठीक। तो सेकंड पोस्टुलेट ये हो गया। वीडियो को आप ध्यान से देखते चलेंगे तो इनके सारे के सारे पोस्टुलेट आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। तो पहला हमने क्या कहा कि जो हमारा वेव फंक्शन साई होता है वो हमारा किसी भी सिस्टम के फिजिकल स्टेट को बताता है, ठीक। पहला पोस्टुलेट है सिंपल लाइन में। दूसरा हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर हम वेव फंक्शन साई ले लें
और उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, सिंगल वैल्यूड होंगे और फाइनाइट होंगे। उसके साथ ही साथ ये जो वेव फंक्शन साई है वो हमारा क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। ठीक, अब देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, एन ऑपरेटर ए कैप, ये एक कैप है, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, एक कोई भी ऑपरेटर है, कोई सा भी, एन ऑपरेटर ए कैप इज सेड टू बी हर्मिशियन, मतलब एक ऑपरेटर हमने माना कोई सा भी ऑपरेटर है, ये हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर तब होगा इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, हमारा कोई भी ऑपरेटर, मतलब एक ही जगह पे हमारा कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, पोजीशन ऑपरेटर, मतलब इसकी जगह पे कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। जो भी ऑपरेटर हमारा हो, चाहे जो ऑपरेटर हो, अगर वो ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक, अब देखो इसको याद करने की ट्रिक होती है एक, ठीक है, वो ट्रिक कैसे होती है, देखो इसको अगर हम 1 मान लें, ये 2 है, ये 3 है, साई स्टार को हमने क्या माना 1, एक ऐप को 2 माना और साई जे को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, इस तरह से इसको आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑपरेटर हो, चाहे वो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो, पोजीशन ऑपरेटर हो, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो, चाहे जो भी ऑपरेटर हो, उस ऑपरेटर को हम यहाँ पे रख देते हैं और हमारा जो भी फंक्शन होगा उस पर हम ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेट करवा करके देखेंगे, अगर ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑपरेटर हमारा यहाँ पर है वो हमारा एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक, इस इक्वेशन को याद करने का तरीका क्या हो गया, 1 2 3 3 2 1। अब आपसे कभी जब भी एमएससी में आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में, वो कभी कोई ऑपरेटर दे के निकलवा करके नहीं पूछेगा कि निकालो ये ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है या फिर नहीं। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलेगा। आपको अगर आएगा तो ये पूरे के पूरे पोस्टुलेट ही आपको आएंगे, आपको वो लिखना होगा, थ्योरी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया, इसको याद करने का तरीका। उसके बाद ये तो हमारा पता ही है कि साई आई और जो साई जे हैं आर द वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन है ये, रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट, समझ रहे हो, ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि उस सिस्टम के जगह पे, मतलब एज ए सिस्टम वहाँ पे हमारा पार्टिकल भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो थर्ड पोस्टुलेट हो गया। फोर्थ पे जब हम बढ़ते हैं तो फोर्थ क्या कहता है कि द अलाउड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ए आर द आइगन वैल्यू ए आई इन द ऑपरेटर इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये ऑब्जर्वेबल ए है, यहाँ पे ए हमारा कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है जिसमें हम अपने ऑपरेटर्स को ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लो हमारे पास यक्स है, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेबल हो गया और इसको हमने क्या कर दिया, इस पे ऑपरेटर हमने डिफरेंशियल वाला लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, यक्स को कर रहे हैं, तो जिस पे हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं वही हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का हमारा जो है टर्म होता है ऑब्जर्वेबल। ठीक, तो ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्या है कि हम जिस पे चीज़ों को ऑपरेटर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। जिस पे हम जो है हर ऑपरेशन कर करके देख रहे हैं कि आखिर इस वाले सिस्टम में हमारा हो क्या रहा है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि द अलाउड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए आर द आइगन वैल्यूज ए आई इन द ऑपरेटर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि ए की मतलब ए की जितनी भी जो अलाउड वैल्यू होंगी, ऑब्जर्वेबल ए की जितनी भी अलाउड वैल्यू होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, हमारी आइगन वैल्यू होंगी। उनको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। मतलब ऑब्जर्वेबल ए की जितनी भी अलाउड वैल्यू होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। अब ये वैल्यू अलाउड कब होंगी, जब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आए।
ठीक है, जब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आए, जब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो हम बोलते हैं तब हमारे पास ऑब्जर्वेबल ए की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, आयन वैल्यू होंगी, इनको हम ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इक्वेशन हमारा कैसा होना चाहिए, इस फॉर्म में। ठीक, अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है इसको हम आयन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जो ए कैप है, ध्यान रखना ये ए है, यहाँ पे क्या ये ए कैप है, ये हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है। साई आई हमारा क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया, जिसपे हमें इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है। उसके बाद हमारा ए आई कुछ ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, ये हमारी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये हमारी आइगन वैल्यू होती है, इसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं आई को, और साई आई हमारा वही वेव फंक्शन है। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में आ रही है, कोई भी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ रही है तो ऑब्जर्वेबल ए के लिए जितनी भी अलाउड वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। ये तो इनवर्ड है, तो बस आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की आपको दिख रही है तो यहाँ पे ए आई जो होगा हमारा क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, इसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। जो वेव फंक्शन साई आई था ना वो यहाँ पे आइगन फंक्शन हो जाता है, और ए कैप हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट दिखेगा। ठीक, फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है, फिफ्थ पॉस्टुलेट बोलता है कि द एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कॉर्नेकर डेल्टा बोलते हैं। तो सॉरी यहाँ पे यहाँ पे इसको, ये जो हमारे पास टर्म है ये इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ ए। ठीक, एवरेज ऑफ ए, मेरे मुंह से कॉर्नेकर डेल्टा निकल गया, इसके लिए सॉरी। ये हमारा क्या होगा, एवरेज ऑफ ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ ए, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए, समझ रहे हो, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ए, वही चीज मैंने बोला, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए। उसी को इनवर्ड ये लिखा गया है। करेस्पॉन्डिंग द ऑपरेटर ए कैप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन, कैसे मिलता है, ये वाला। कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जर्वेबल की जो एवरेज वैल्यू होती है, किसी भी ऑब्जर्वेबल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारी जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग ही हम उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, जब आप 6 पॉस्टुलेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जर्वेबल होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में उन हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए हमारा जो है ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, अभी आपको ये 6th पॉस्टुलेट में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेबल ए है, ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेटर ए कैप है। अगर ये ऑब्जर्वेबल ए जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का है तो इसके लिए ऑपरेटर ए यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया कि अगर एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ए हमको निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम उसको उसके ऑपरेटर के करेस्पॉन्डिंग जो है निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आपको ये वाली जो इक्वेशन है वो याद रखनी है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप साई इंटू डी एक्स, इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारी आती है वो हमारे ऑब्जर्वेबल की होती है, ऑब्जर्वेबल की एवरेज वैल्यू होती है या फिर ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, हम बोल सकते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि जो साई है हमारा वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ठीक, अब जब हम यहाँ पे चलते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6th पॉस्टुलेट, इससे ही हमारे सारे डाउट जो है वो क्लियर होते हैं।
सिक्स्थ पॉस्टुलेट जो बोलता है वो क्या बोलता है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर करेस्पॉन्ड अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वही चीज़ मैं आपको ऊपर बोल रही थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अब हम देखो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास मैकेनिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स है उसके दो पार्ट थे। ठीक है, तो जो पहले था वो हमारा क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल, और फिर हमारा आया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो टर्म ऑब्जर्वेबल यूज करते थे उन्हीं के लिए जब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आया तो वो ऑपरेटर यूज होने लगा। ठीक है, ऑपरेटर यूज होने लगा। ठीक, ये चीज होती है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर करेस्पॉन्ड अ लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्लासिकल वेरिएबल हैं जिनको हम ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ये जो क्लासिकल वेरिएबल लिखा हुआ है ये हमारे और कुछ नहीं, बेसिकली क्या है, ऑब्जर्वेबल है, यानी ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला है। उसके बाद ये हमारा आ गया क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हो गए। ठीक, ये ऑब्जर्वेबल टर्म क्लासिकल मैकेनिक के लिए यूज होता था और ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए यूज हो रहा है। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऑपरेशन है। ऑपरेटर हमारे पास ये वाले हैं और ये हमारे हैं ऑपरेशन। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स कैप एक ऑपरेटर है। ये जो एक्स कैप होता है इसको मतलब जैसे एक्स कैप दिया है या एक्स दिया है, ये जो एक्स है वो बेसिकली क्या बताता है, पोजीशन होता है। ठीक है, ये बताता है पोजीशन को। ठीक, अब क्वांटम मैकेनिक्स में इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन ऑपरेटर। ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर। अब पोजीशन ऑपरेटर है तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, तो ये जो ये कैसे ऑपरेट करेगा सिस्टम के ऊपर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर एक्स कैप का मतलब ये होता है कि हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास दी गई है हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, पोजीशन ऑपरेटर। ठीक, तो एक्स को हमने क्या बोला कि एक्स हमारा जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन होता है और क्वांटम मैकेनिक्स में इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑपरेटर। कैसे ये ऑपरेट करता है, जैसे देखो जब हम डेल बाय डेल एक्स लिखते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट करना है, ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है। उसी तरह से ये एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू दी होगी उसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ है। उसके बाद पी एक्स है। ठीक, पी एक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। पी हमारा मोमेंटम है किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में। और जो पी एक्स कैप हमारा होता है इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन। यानी ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। अब जो ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, माइनस आई इंटू एच कट, ये एच कट है। ठीक है, ये जो एच कट होता है, एच कट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एच कट जो होता है ये हमारा एच अपॉन 2 होता है। ठीक है, इसी को हम एच कट लिखते हैं। तो एच कट है ये माइनस आई इंटू एच कट डेल बाई डेल एक्स, ये हमारे मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो जब हमको यहाँ पे अपने वेव फंक्शन पे इसको ऑपरेट करवाना होता है, जैसे मान लो ये कैसे होगा, जब हम इसको ऑपरेट करवाते हैं तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं नीचे जो है आपको समझा देती हूँ। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या दिया था, हमने क्या कहा कि जो हमारा P होता है एक्स है, कैप है। ठीक, ये हमारा क्या है, एक मोमेंटम ऑपरेटर है और कहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर है एक्स डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू क्या दी थी, हमने कहा कि माइनस आई इंटू एच कट डेल बाई डेल एक्स जो है इसकी वैल्यू होती है। अब हमको क्या करना है, किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करवाना है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन साई है। अब ये फंक्शन किसका है, एक्स और टी का है।
ठीक है। तो इस तरह से जब हमको ऑपरेट करवाना होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, किसी भी फंक्शन पे वो फंक्शन हमारा यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो भी फंक्शन हमारा होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डेल बाई डेल एक्स से, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो एक चीज ध्यान रखो, अब जैसे मान लो हमने ये ले लिया, मान लेते हैं कि साई ऑफ एक्स टी जो है हमारा, मतलब जो वेव फंक्शन साई है वो हमारा इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर के। मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर आया है, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू एच कट डेल बाई डेल एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस आई इंटू एच कट, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे 2x आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया माइनस 2i इंटू एच कट इंटू एक्स आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम ऑपरेट करवाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, मोमेंटम ऑपरेटर। इसी तरह से जब हम तीसरे पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से ये पोजीशन ऑपरेटर ही है, बस उसका क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, उसका स्क्वायर ले लिया गया है, बस इतना ही किया गया है। तो इसको ऑपरेट करवाएंगे, ये हमारा पोजीशन ऑपरेटर ही है, बस हमने क्या किया, उसका स्क्वायर ले लिया है। तो स्क्वायर ले लिए तो मतलब अभी हमने x से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से क्या है, हमने यहाँ पे मोमेंटम लिया था, अब इस मोमेंटम का स्क्वायर कर दिया गया है। तो यानी यहाँ पे देखो, ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसकी जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है किसके, -1 के। ठीक है, आई स्क्वायर हमारा जो है -1 के इक्वल, तो फिर से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ। देखो कैसे हुआ ये, देखो ये वैल्यू हमारे पास दी है। ठीक, मतलब हमको पता है कि जो पी एक्स कैप हमारा है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस आई इंटू एच कट डेल बाई डेल एक्स। ठीक, अब इसका स्क्वायर किया गया, यानी पी एक्स कैप का इसका स्क्वायर है, तो ये हम क्या लिखेंगे, हम माइनस आई इंटू एच कट डेल बाई डेल एक्स, इस पूरे का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आई, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, एच कट का स्क्वायर कर दो, और ये डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको देखो, अब माइनस माइनस मतलब अगर माइनस आई इंटू माइनस आई ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे हुआ प्लस, तो ये कितना आ गया, आई स्क्वायर। और ये जो आई स्क्वायर होगा हमारा, ये कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो आई स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होता है। ठीक, तो -1 का जब हम यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू एच कट का स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये कितना आ गया, यहाँ पे हमारा ये निकल के आ गया माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे आई, माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही, जैसे यहाँ पे साई लिख के हमने ऑपरेट किया था उसी तरह से यहाँ पे भी ऑपरेट होता है, जो भी फंक्शन वेव फंक्शन रहेगा उस पर ये ऑपरेट करवा दिया जाएगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है कि जैसे यहाँ पे था टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस आई इंटू एच कट, इनवर्ड उसको लिख दिया गया जो मैंने आपको बताया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टी है, टी है यहाँ पे, टी वही चीज हो गया। फिर से टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है बाई टी से। ठीक है, टी हमारा यहाँ पे टाइम ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया है किससे, टी से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई, ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, यहाँ पे जो ई दिया गया है। फिर से वही चीज़ होगी। ठीक है, देखो एक चीज़ होता है आई इंटू एच कट डेल बाई डेल टी आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है,
आई इंटू एच का डेल बाई डेल टी इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे फिर से वही सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आई इंटू एच कट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल करके आती हैं। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे हमारा जो है लास्ट होता है, हमारा जो 7th पोस्टुलेट है वो कुछ और नहीं है, बेसिकली क्या है, ये हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ध्यान रखना जो हम आज तक पढ़ते आए हैं ना वो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। बट यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा 7th पोस्टुलेट है वो क्या बताता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताता है। ठीक है, द वेव फंक्शन साई इज ए सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो बस ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। यहाँ पे एच कैप जो होता है वो हमारा एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है सिस्टम का। एक्स हमारा पोजीशन को दिखा देता है, डायरेक्शन को दिखा देता है, और जो टी है हमारा वो हमारा टाइम को दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास 7 पोस्टुलेट। ठीक है, हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट यहाँ पे बोला गया था कि जो वेव फंक्शन हमारा साई होता है वो किसी भी सिस्टम के फिजिकल स्टेट को बताता है। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड है, सेकंड में क्या कहा गया कि अगर हम कोई भी वेव फंक्शन साई ले लें, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें और उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, तो ये सारे के सारे जो है फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा जो वेव फंक्शन साई है वो नॉर्मलाइज्ड होता है। जब हम इसके तीसरे पोस्टुलेट पे पहुंचे तो वहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि कोई भी जो ऑपरेटर है ए कैप वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर तभी होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। उसके बाद हम फोर्थ पोस्टुलेट पे गए तो इसमें ये चीज़ कहा गया कि अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह से दी गई होगी तो हमारे पास जो यहाँ पे ए कैप है वो ऑपरेटर है, साई आई को हम आइगन फंक्शन बोलते हैं और ए आई हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। उसके बाद फिर हम आगे गए, जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, किसी भी ऑब्जर्वेबल की जो एवरेज वैल्यू होती है या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है उसको हम उसके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल मिल जाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, सिक्स्थ पोस्टुलेट कहता है कि हर एक क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर जरूर होता है। ठीक है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर करेस्पॉन्ड अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि जो मैकेनिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्लासिकल और एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल के लिए यूज होती थी, जो हमारा ऑब्जर्वेबल था, आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स में उन्हीं ऑब्जर्वेबल की जगह पे क्या गया, ऑपरेटर आ गया। वो चीज़ें कैसे हुई वो सारे हमने इन टर्म्स में देखे। उसके बाद हमने 7th देखा जो कि हमारा क्या है, कुछ और नहीं, बेसिकली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जहाँ पे ये हमारा एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, जितनी नीड थी आपको उतना मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक चीज़ यहाँ पे जो है ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यहीं पे मैं आपको बताते जाती हूँ। ठीक है, इसको इरेज करके लगे हाथों आप वो भी देख लीजिए, छोटा सा है, यहीं पे बस 2 लाइन का समझाना है आपको, बस और कुछ है नहीं। ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में, ठीक है। देखिए पेन ले लूँ मैं। यहाँ पे अगर इस तरह से दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एन इंटू साई, ठीक, एम इंटू डी टाउ
दिस इक्वल टू 0। अगर ये हमारा 0 आता है तो हम बोलते हैं कि जो वेव फंक्शन है हमारा वो हमारा ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल है। और अगर यही हमारा इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक, तो हम बोलते हैं कि नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज का मैंने आपको ऊपर भी बताया है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारा ये है। ठीक, बस इतना सा ही होता है। यहाँ पे एन और जो यम होते हैं वो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होता है वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होने का और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होने का। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं और 0 वैल्यू आ जाती है तो ये ऑर्थोगोनल होते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें और ये 1 वैल्यू आ जाए तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलते हैं। तो बस ये इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।